नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ ललित निबंध जिसका नाम है प्रेमचंद की फटे जूते, जो एक व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य रचना को जब हमने पढ़ा तब हमने जाना कि वास्तव में प्रेमचंद जी का जो जूता फटा हुआ था उसके माध्यम से लेखक ने किस प्रकार हिंदी साहित्यकारों की समाज द्वारा उपेक्षा की जाती है इसको स्पष्ट कर दिया है ना। आज हम बात कर रहे हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के संदर्भ में। ठीक है, बढ़ता हूं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन कौन से इसमें प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार हमें उनका उत्तर लिखना है, आज यहां पर सारा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। ठीक है, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है ये स्पष्ट करना है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं अब आप देख लो। अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो समझें, सबसे पहले अगर हम बात करें सादा जीवन, ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो स्वाभिमानी, है ना, सादा जीवन है, स्वाभिमानी है, ठीक है, और इसी के संदर्भ में आपकी सारी विशेषताएं जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब यहां पर उत्तर की तरफ। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमारे सामने आई है। सबसे पहले देखिए, संघर्षशील लेखक। संघर्षशील लेखक क्यों है? देखिए, प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकर मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। मतलब प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी समझौते नहीं किए। ठीक है, समझौते नहीं किए तो इन्हें क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। आगे बात यहां पर समझ में। ठीक है, दूसरी, अगर हम इसे लेखक के शब्दों में कहें तो देखो, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मारकर अपना जूता फाड़ लिया। मतलब यहां पर ये बात क्या बता रहे हैं कि समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। यहां पर ये बात यहां पर स्पष्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संघर्षशील है। और दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो हमारी क्या आ जाएगी? अपराजय व्यक्तित्व है। अपराजय का मतलब क्या हुआ? जो हारता नहीं हो, जिसको हराया ना जा सके, जो हारे ही नहीं। ठीक है, तो अपराजय, प्रेमचंद का व्यक्तित्व जो था वो अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी, कष्ट भी सहे और लेकिन उसके बावजूद कभी भी हार नहीं मानी। मन चाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। समाज में मन चाहा परिवर्तन लेकिन नहीं कर पाए तो लेकिन जो भी उस संदर्भ में, उस संदर्भ में लोगों की जो कमजोरियां थी उस पर वो उन्होंने व्यंग्य किया, उस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। ठीक है, उन्होंने निराश हताश जीवन के बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य था और आत्मविश्वास भी था। आगे बात यहां पर समझ में। ठीक है, दो विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता अगर हम बात करें तो हमारी उस विशेषता में संघर्षशील लेखक आ जाएगा। दूसरी आपके आ गई अपराजय व्यक्तित्व है। ठीक है, लेखक के शब्दों में यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। जो एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर बात स्पष्ट की गई है कि किस प्रकार उनकी आंखों में व्यंग्य होता था, उसको स्पष्ट किया। तीसरा देखिए जी, बात आती है यहां पर कष्टग्रस्त जीवन, कष्ट से भरा हुआ जीवन उनका था। ठीक है, कष्ट से भरा हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर हम पाठ में अगर हम बात समझें तो देखिए, तो अगर हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो सक्षम नहीं, मतलब नाम तो खूब मिला लेकिन अर्थ जो है वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट से झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। बात आ गई सीधे साधा व्यक्तित्व। ठीक है, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। मतलब उन्होंने अपनी जो सहजता थी, अपना जो सरल व्यक्तित्व था, अपना जो सहज व्यक्तित्व था, उसमें किसी प्रकार से उन्होंने दिखावे को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, कष्टग्रस्त जीवन था लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाए।
जैसी अवस्था में थे उसी अवस्था में ही अपनी फोटो खिंचवाने के लिए चले गए। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्हें जो है वो समझौते स्वीकार नहीं थे। ठीक है। अ- अगला गुण इनका आ गया सहजता। प्रेमचंद अंदर और बाहर से एक ही थे, मतलब उनका दोहरा व्यक्तित्व नहीं था। अगर हम इसको बात करें, सहजता को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोहरा व्यक्तित्व नहीं। ठीक है, मतलब हम ये बात भी लिख सकते हैं, सहजता को हम ये भी लिख सकते हैं कि दोहरा व्यक्तित्व नहीं। ठीक है, मतलब हम संकेत बिंदु जो है वो अपने अनुसार इनको नाम कुछ भी दें, ठीक है, लेकिन उत्तर जो है वो इसी प्रकार हमारा बनेगा। ठीक है। इस आदमी को अलग अलग पोशाक नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। और फिर आपके आता है मर्यादित जीवन। उनका जीवन हमेशा मर्यादित रहा। ठीक है, उनका जीवन जो है वो हमेशा मर्यादित रहा। जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखक के गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्तित्व रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं है कि हाँ भाई अगर जो है मैं लेखन कार्य कर रहा हूं तो किसी को खुश करने के लिए करूं, इस वजह से उन्होंने लेखन कार्य किया नहीं। उन्होंने हमेशा जो है जनता की जितनी भी पीड़ाएं थी उन पीड़ाओं को अपनी लेखनी में उतारा, उनकी पीड़ाओं को अपनी लेखनी में उतारा। तो यहां बात स्पष्ट है कि इन समस्त गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी एक महान व्यक्तित्व थे। आगे बात यहां समझ में। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी अगर इसमें आपने जो पाठ पढ़ा उसको जो जो विशेषताएं मैंने बताई है उसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई भी विशेषता जोड़ना चाहें तो वो गलत नहीं होगी। ठीक है, बात वहीं पर चारों तरफ घूम फिर के आएगी, प्रेमचंद जी के ताने, व्यक्तित्व के ताने बाने पर। ठीक है, व्यक्तित्व के ताने बाने पर ही बात घूमकर आएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहां व्यंग्य क्या है उसको स्पष्ट करना है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, उनमें कौन कौन सा व्यंग्य छुपा हुआ है उसको स्पष्ट करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जूता जो है वो किसका है? जूता जो है वो यहां पर अधिकार, बल, ठीक है, अधिकार का, बल का, अगर हम कहें सत्ता का, इसका ही इसका ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, और टोपी जो है, टोपी जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? बुद्धि का, ठीक है, ज्ञान का, ठीक है, सम्मान का, इनका प्रतिनिधित्व टोपी कर रही है। अब इसी के संदर्भ में यहां जो व्यंग्य किया गया उसको हमें समझना है कि मतलब हमेशा अधिकार वालों के सामने, बल वालों के सामने जो है वो सम्माननीय व्यक्ति जो है या माननीय व्यक्ति जो है या ज्ञानी व्यक्ति जो है वो हमेशा उनके सामने झुके हुए ही रहते हैं। कैसे? देखिए, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। धनवानों का धन का बल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप में शारीरिक बल है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात हमने सुनी है, ये इसी वजह से आई है। ठीक है, एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्योछावर होते हैं। 2500 गुणी लोग न्योछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टोपी जो है वो सम्मान का प्रतीक है ना, टोपी सिर पर पहनी जाती है, सम्मान का प्रतीक है। जूता पांव में पहना जाता है, उसके बावजूद भी जूते की कीमत जो है ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि जूता यहां पर बल को प्रतीक है, बल का प्रतीक है। जूता यहां पर बल का प्रतीक है, बल को दर्शाता है, धनी वर्ग है उसको दिखाता है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर वो उस प्रतिनिधित्व, उसका प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से यह समझा जा सके कि वास्तव में समाज में जिसके पास में भी बल है, शक्ति है, वह समस्त प्रकार के लोगों को अपने सामने झुकाने की पूरी कोशिश करता है और उसी की जी हजूरी में लोग अपना जीवन बिता देते हैं। आगे बात समझ में, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यहां पर तुम किसके लिए आया था?
यह आई थी बात प्रेमचंद जी के लिए। लेखक ने कहा कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, हम पर्दे पर न्योछावर हो रहे हैं। मतलब तुम दिखावा करना नहीं जानते और हम दिखावे पर न्योछावर हो रहे हैं, है ना। प्रेमचंद ने कभी पर्दे का अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। ये संतुष्टि वाला भाव था उनमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज को छुपाव कर लूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दिखावे से दूर, प्रेमचंद जी जो है वो हमेशा दिखावे से दूर रहे, ठीक है। प्रेमचंद जी दिखावे से दूर रहे, लेकिन हम लोग जो है वो दिखावे पे इतने अधिक समर्पित हो चुके हैं, इसलिए यहां पर ये बात आई है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम जो है वो पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम इसे बनावटी दुनिया का महत्व नहीं जानते और हम इस बनावटी दुनिया पर न्योछावर हो रहे हैं। अंदर बाहर से एक थे प्रेमचंद जी जो है वो अंदर और बाहर से, मतलब उनका जैसा उनका व्यक्तित्व भीतर था वैसा ही व्यक्तित्व उनका बाहर था, उनमें कोई अंतर नहीं था। यहां तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। और जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। सीधी सी बात है। जैसा मैंने बताया कि आप जो है वो भीतर से कितने खोखले हो आप ये बता नहीं रहे हो, लेकिन समाज को दिखाने के लिए जो आप पूरा रहन सहन और सब कुछ परिवर्तित कर देते हो, और उसके लिए चाहे आप जो है वो सारी उधारी की जिंदगी जी रहे हो। ये जो चीजें आ रही है ये स्पष्ट कर रही है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आगे बात समझ में। और आज समाज जो है अधिकांशतः इसी की तरफ बढ़ रहा है। आगे अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणा योग्य समझते हो उसकी तरफ अपनी पांव की अंगुली से इशारा कर रहे हो। यह बात लेखक ने प्रेमचंद जी के लिए कही है। लेखक कहता है प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी और हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पांव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई उन्होंने ये बताया कि भाई जो घृणा योग्य हैं, जो समाज में ऐसे लोग जो समाज में होकर भी समाज के प्रति विचार नहीं रखते हैं, जो समाज में परोपकार की भावना नहीं लाते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है हमेशा प्रेमचंद जी ने अपनी घृणा के योग्य ही समझा और हमेशा उनकी तरफ जो है वो अपनी पांव की अंगुली का ही इशारा किया। अर्थात उनका मानना यह था कि इनके साथ तो संघर्ष का भाव ही होना चाहिए, विरोध का भाव होना चाहिए। तो अगर हम यूं कहें, ठीक है, शोषक वर्ग जो था, ठीक है, शोषक वर्ग के विरोध में खड़े थे, विरोध में खड़े, मतलब यहां पर इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वे शोषक वर्ग के हमेशा विरोध में ही खड़े रहे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ जो है वो हाथ की अंगुली से नहीं पांव की अंगुली से इशारा किया। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनाने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह कहता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। लेखक का तुरंत विचार बदल गया कि नहीं यार, इसकी जो है पहनने की पोशाक जो है वो अलग नहीं होगी, फोटो खिंचाने की पोशाक अलग नहीं होगी, दोनों एक ही होगी। ये विचार तुरंत क्यों बदल लिया, इसका क्या कारण रहा। देखो, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप में जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्राय लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, ये सामान्य रूप से होता है। घर पर पहनने के कपड़े जो है वो हमारे सबके अलग होते हैं और बाहर पहनने के कपड़े अलग होते हैं। तो लेखक ने पहले जो है ये विचार किया कि संभवतया पहनने के कपड़े जो हैं, घर पर पहनने के कपड़े इसके अलग होंगे और बाहर पहनने के कपड़े हो सकता है अलग होंगे। ये जो जगत का व्यवहार था, संसार का व्यवहार था, उसके अनुसार उन्होंने बात यहां पर रखी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा, लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे, उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू
नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल ली। भाई प्रेमचंद जी ने कभी दिखावा किया ही नहीं। प्रेमचंद जी ने दिखावा नहीं किया तो उनकी जो है वो विचारधारा सादा जीवन था, सादा जीवन उच्च विचार वाली विचारधारा थी, तो उस वजह से उन्होंने कभी दिखावा किया नहीं। हमेशा उन्होंने हर एक बात का जो समाज में एक फिजूल की परंपरा बन चुकी थी उसका विरोध ही किया था, है ना। तो यहां पर इस वजह से लेखक ने अपनी टिप्पणी बदली कि भाई इस व्यक्ति की अलग अलग पोशाकें नहीं है, घर पर पहनने की पोशाक और बाजार में पहनने की पोशाक अलग अलग नहीं है, दोनों पोशाकें इसकी एक ही है। आगे बात यहां समझ में, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। लेखक की कौन सी विशेष बातें हमें आकर्षित करती है? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लेखक की बातें जो है वो हमें आकर्षित कर रही है? यहां पर अब देखिए ध्यान करना, बच्चे जो है वो थोड़े से संशय में आ जाते हैं। क्या करते हैं, इस प्रश्न को पाठ पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें, और हम क्या कर देते हैं इसमें उत्तर में लिखते समय प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व वाला जो हमारा पहला प्रश्न आया था हम उसका उत्तर लिख देते हैं। इससे बचना है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रश्न के स्वभाव को समझो, प्रश्न की प्रकृति को समझो, आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है। यहां प्रश्न पूछ रहा है लेखक की कौन सी विशेषताएं, कौन सी बातें हमें अच्छी लगी वो हमें बतानी है। लेखक की बातें बतानी है, प्रेमचंद जी की नहीं। व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात यह लगी विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे प्रारंभ में अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे का और तने का, और अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू हुई। जिस प्रकार हम बीज से अगर बात शुरू करें, बीज जो होता है, ठीक है, कोई भी अगर पौधा होता है उसके बीज की बात करते हैं तो बीज होता है, बीज के बाद अंकुर आता है, फिर उसके बाद पत्ते आते हैं, फिर उसमें पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फिर तना आ जाता है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो फूल आते हैं, फूल के बाद उसमें फल लगते हैं, फल लगने के बाद उसमें वापस फिर बीज लगते हैं। तो ये पूरा क्रम चलता है। इसी प्रकार लेखक ने भी अपनी बात में वही चीजें डाली। बात देखो शुरू कहां से की, बात उन्होंने शुरू की फटे जूते से, फटे जूते से बात शुरू की और बात पहुंची कहां, बात खुलते खुलते प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी। मतलब उन्होंने केवल फटे जूते से बात शुरू की और पूरा प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व इसके माध्यम से बता दिया, और साथ ही साथ में अगर मैं कहूं एक सबसे महत्वपूर्ण बात भी इन्होंने बता दी कि समाज में हिंदी साहित्यकार जो हैं, समाज में हिंदी साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख भी कर दिया। आर्थिक स्थिति का उल्लेख, या फिर अगर हम कहें समाज की उदासीनता की, हम इसको कह सकते हैं समाज की हिंदी के प्रति उदासीनता। मतलब हम ये चीज बात यहां पर इन्होंने बात शुरू कहां से की, फटे जूते से बात शुरू की और पूरा प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व बता दिया, और व्यक्तित्व के साथ साथ सारी बातें यहां पर स्पष्ट कर दी। ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी। ये जो उनकी शैली थी जिसको हम कहते हैं विस्तारण शैली, ठीक है, व्यंग्य विस्तारण शैली, और इन्होंने इसके माध्यम से पूरा स्पष्ट किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्यों किया गया है वो हमें स्पष्ट करना है। किन संदर्भों में, किन संदर्भों को इंगित करने, इंगित मतलब करने, स्पष्ट करने के लिए किया गया है वो हमें बताना है। टीले यहां पर क्या है, ठीक है। टीले की देखिए बात आती है तो टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। टीला जो है वो क्या है, रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। ये आ गया यहां पर टीले शब्द का प्रयोग। क्या आ गया, बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। तो यहां पर टीला जो है वो किसका, बाधाओं का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, कुरीतियों का प्रतीक है, ठीक है। टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। जो समाज के लिए उस समय बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए प्रेमचंद जी ने जूतों से ठोकर मार मार कर अपने जूते को फाड़ लिया था।
ये बात यहां पर बताई गई है कि प्रेमचंद जी ने कभी हालातों से समझौता नहीं किया। आगे बात यहां समझ में। हिंदी लेखकों की स्थिति पर क्या व्यंग्य किया गया है? इस पाठ में हिंदी लेखकों की स्थिति पर भी व्यंग्य किया गया है, उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे मैंने बताया, समाज की उदासीनता को स्पष्ट करता हुआ ये प्रश्न है। क्या है देखिए, हिंदी लेखकों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने सफलतापूर्वक यह दिखलाया है कि जिसे हम हिंदी उपन्यास का सम्राट कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी जर्जर थी। समाज उन्हें सम्मान तो देता है, किंतु जीने योग्य धन नहीं प्रदान करता। लेखक ने स्वयं अपने बारे में यही कहा है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। स्पष्ट है, हिंदी लेखकों की आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी और अभी भी है। हिंदी लेखक जो थे, उनकी आर्थिक दशा जो है वो बहुत कमजोर थी। इसको यहां उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, इसको यहां उन्होंने स्पष्ट किया। आगे बात यहां पर समझ में। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण सोचा? जूते फटने का क्या कारण सोचा वो बताना है। जूता आखिर क्यों फट गया, उसके क्या क्या कारण रहे वो बताने। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों पर जोर जोर से ठोकरें मारी। उन्होंने कुरीतियों से बचने की कोशिश नहीं की, इस कारण उनके जूते फट गए। आशय यह है कि समाज की बुराइयों से संघर्ष के कारण उन्हें समाज से धन वैभव नहीं मिल पाया। क्या कह रहे हैं, समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो बाधाएं थी, ठीक है, उनका सामना किया, उनको ठोकर मारी, उनको हटाने का प्रयास किया, तो उस प्रयास में उनके जूते फट गए। ठीक है, तो उसकी वजह से, मतलब क्या कह रहे हैं, ठोकर मारी, उन्होंने कुरीतियों से बचने की कोशिश नहीं की। जो भी कुरीतियां थी उस समाज में, उससे बचने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात यहां पर क्या आई है, समाज की बुराइयों से संघर्ष के कारण उन्हें समाज से धन और वैभव नहीं मिला। समाज की बुराइयों का संघर्ष जब उन्होंने किया, समाज की बुराइयों से संघर्ष जब उन्होंने किया, तो सीधी सी बात है, धन और वैभव की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? श्रीमानों ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि जितने भी श्रीमान थे उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। यदि वे धनी लोगों को प्रसन्न करने के लिए लिखते तो उन्हें धन वैभव अवश्य मिलता। यदि वे धनवान लोगों के लिए लिखते, शोषक वर्ग के बारे में, उनके बारे में, मतलब अपक्ष के रूप में लिखते, उन्होंने तो विपक्ष के रूप में लिखा, विरोध के रूप में लिखा, उनके अत्याचारों को बताया। अगर उनके अत्याचारों को नहीं बताकर वो केवल और केवल उनकी ही बात करते, उनकी प्रशंसा करते, तो निश्चित तौर पर उन्हें धनिकों के माध्यम से बहुत सा धन भी मिल जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं किया। उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हमने इस पाठ के प्रश्नों के माध्यम से यह भी जान लिया कि किस प्रकार हमें अपने भावों को विस्तारण रूप देना है। हम भी जो हैं वो किसी भी प्रकार से हरिशंकर परसाई जी से कम नहीं है। इस पाठ के माध्यम से हम जो है हमारे प्रश्नों को लेखन में ढालते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया और उसके अनुसार ही हमें उत्तर देना है। ठीक है, संकेत बिंदुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, संकेत बिंदुओं को लिख सकते हैं। बस केवल और केवल यह समझना है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है और प्रश्न कितने अंक का पूछा गया है, 1 अंक का है, 2 अंक का है या अधिक अंक का है, तो उसके अनुसार हमें हमारे भावों को पल्लवित करना है और साथ ही साथ में संक्षेपण भी करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का संशय आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।